नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। आज उन्हीं के एप्लीकेशन हैं, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, ठीक है। कल हमने थ्योरम देखी थी एक, यदि समाकलन जिस भी फंक्शन का आप कर रहे हो वो फंक्शन यदि एनालिटिक है, विश्लेषिक है, तो फिर जो इंटीग्रेशन होगा वो पथ से स्वतंत्र होगा। कि जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो केवल उन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी पाथ के अलोंग कर सकते हो, ठीक है। और एक थी कोशी इंटीग्रल थ्योरम, उसमें क्या था कि यदि कर्व क्लोज्ड हो, यदि वक्र बंद वक्र हो और फलन विश्लेषिक हो तो समाकलन का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, तो वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है एग्जाम्पल नंबर 7.9.1, ठीक है। तो एग्जाम्पल है 7.9.1, मान ज्ञात करें। क्या पूछा है हमसे, सिंपली मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, 0 से 1 प्लस आयोटा लिमिट है z² dz का। तो ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है z² dz विद इन लिमिट 0 to 1 प्लस आयोटा। तो 0 से 1 प्लस आयोटा के बीच की जो लिमिट है उसमें आपको इंटीग्रेट करना है। अब पहले तो आप फंक्शन देखेगी क्या है, देखो z², ठीक है। z² मतलब z टू दी पावर n टाइप से, और मैं आपको बता चुका हूँ z टू दी पावर n हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन होता है, एक विश्लेषिक फलन होता है। क्यों, क्योंकि ये सर्वत्र अवकलनीय है z टू दी पावर n। एक उदाहरण किया था हमने z टू दी पावर n वाला, कि z टू दी पावर n सर्वत्र अवकलनीय होता है, और सर्वत्र अवकलनीय है तो ये विश्लेषिक भी होता है हमेशा, ठीक है। तो z टू दी पावर n टाइप से है, मतलब z² है तो ये हमेशा विश्लेषिक है। तो 0 और 1 प्लस आयोटा को जोड़ने वाले किसी भी वक्र के अनुदिश में समाकलन करूं, मान मेरे को सेम मिलेगा। तो पहले मैं वही लिख रहा हूं यहाँ कि यहाँ इसके सॉल्यूशन में यहाँ fz बराबर z² है, जो कि एक विश्लेषिक फलन है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन है भाई, जो कि एक विश्लेषिक फलन है, ठीक है। अतः समाकलन का मान 0 तथा 1 प्लस आयोटा को जोड़ने वाले पथ से स्वतंत्र होगा। कि 0 और 1 प्लस आयोटा को जोड़ने वाला कोई सा भी पथ ले सकते हो आप। तो मैं कौन सा पथ ले रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दें, मैं ले रहा हूं यहाँ पे, देखो यह है 0 ओरिजिन या मूल बिंदु, और ये पॉइंट है 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मतलब क्या है भाई, यदि इसको पॉइंट फॉर्म में लिखूं, 1 प्लस आयोटा पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1,1 इसी टाइप से लिखेंगे ना भाई, 1,1 टाइप से, कि देखो रियल पार्ट भी 1 है और आयोटा का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1,1। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो भी मैंने 1 ले ली, तो ये पॉइंट हो गया 1,0, और ये जो डिस्टेंस है वो भी 1 ले ली, तो ये पॉइंट हो गया 0,1। तो फाइनली ये पॉइंट मिल जाएगा 1,1, ठीक है। तो आप चाहे 1 प्लस आयोटा बोल लो या 1,1 बोल लो, एक ही बात है। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए पॉइंट, ठीक है, 1,1। तो ए पॉइंट है 1,1। तो ओ से लेके ए तक, ओ है ओरिजिन मूल बिंदु 0 और 1 प्लस आयोटा, ये ए बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ तक समाकलन करना है आपको। अब यदि फलन विश्लेषिक है, तो कल ही मैंने थ्योरम करवाई थी आपको, यदि फंक्शन एनालिटिक है, विश्लेषिक है, तो 0 से 1 प्लस आयोटा तक किसी भी पथ के अनुदिश समाकलन करो, समाकलन का मान सेम आएगा। तो चाहो तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना के इंटीग्रल कर लो, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, OA के अलोंग, OA के अनुदिश, तब भी जो वैल्यू आएगी समाकलन की सेम ही आएगी। या फिर आप एक कोई दूसरा पथ चुन लो, ये O से इसको बोल दो B तक, और फिर B से A तक, तब भी समाकलन का मान सेम ही आएगा। तो पहले ओ से बी कर लो और फिर बी से ए कर लो, तब भी जो इंटीग्रल की वैल्यू आने वाली है वो सेम ही आने वाली है।
तो हम क्या करते हैं जनरली, x के अलोंग और y के अलोंग, मतलब वास्तविक अक्ष के अनुदिश, इसको x अक्ष या वास्तविक अक्ष बोलते हैं यहाँ पे, और इसको बोलते हैं काल्पनिक अक्ष जो y अक्ष होती है। तो हम जब भी समाकलन करते हैं ना, तो हम ऐसे ही करते हैं, वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष के अनुदिश। क्यों? क्योंकि आसान पड़ता है, ठीक है, इसलिए। तो देखो, माना O जो कि 0 0 मूल बिंदु तथा A 1,1 या इसी को ही बोल लो आप 1 प्लस आयोटा को जोड़ने वाला कोई पथ OBA है, जहां OB वास्तविक अक्ष के अनुदिश है, या वास्तविक अक्ष पे ही स्थित है, ये तो एक तरीके से वास्तविक अक्ष के अनुदिश है, तथा BA काल्पनिक अक्ष के अनुदिश है। तो एक वास्तविक अक्ष के अनुदिश है, एक काल्पनिक अक्ष के अनुदिश है, इस तरीके से। अब पहले बात कर रहा हूं मैं OB की, कि OB पथ पर क्या होगा, ठीक है। तो OB पथ, यदि इसकी बात करें तो देखो OB पथ की, हाँ भाई, OB के ऊपर देखो x का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो x का मान देखो, ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु मतलब 0 0, ढंग से समझ लो अब करना कैसे इंटीग्रेशन। तो 0 0, ये 1,0, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, ठीक है। तो x जो है वो है 0 से 1 तक, y और y, तो देखो ये है x अक्ष, और x अक्ष पे y का मान क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे y है 0 पूरे के पूरे पे, और देख भी सकते हो आप, यहाँ भी y 0, यहाँ भी y 0, ठीक है। तो y 0 है, क्लियर। साथ ही dy भी 0। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी हम वास्तविक अक्ष के अनुदिश चलते हैं, y में चेंज होता ही नहीं, y फिक्स हो जाता है। और y यदि फिक्स है तो उसकी जो डेरिवेटिव होगा उसका, यहाँ y फिक्स है, और फिक्स क्वांटिटी का या कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाया करता है, ठीक है। देख लो y फिक्स है, यहाँ भी y का मान 0 है, यहाँ भी y का मान 0 है, तो y बदल ही नहीं रहा, तो y कांस्टेंट है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो y 0 है, पूरे के पूरे x अक्ष पे कहीं भी चलो y का मान हमेशा 0 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, 0। और अब आ जाओ BA पथ पर, ठीक है। तो जो BA पथ होगा उसको देखो अब आप, हाँ भाई, BA को यदि आप देखो तो अब देखो x फिक्स हो गया है, क्योंकि अब आप y के अनुदिश जा रहे हो। तो देखो यहाँ भी x का मान 1 और यहाँ भी x का मान 1, ठीक है। तो x बराबर 1 है ये लाइन, तो अब x फिक्स हो गया है, x बराबर 1, और y कहाँ से कहाँ तक है, y 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो y बराबर 0 से y बराबर 1 तक, और फिक्स कौन हुआ था, फिक्स हुआ था x बराबर 1, x बराबर 1, x नहीं बदल रहा है, तो x फिक्स हुआ था, तो इसका मतलब x का अवकलन 0 dx। आ गई बात समझ में? तो dx क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x फिक्स हो गया था, x कांस्टेंट था, y कांस्टेंट नहीं है, y तो बदल रहा है 0 से 1 तक, तो इसलिए y का डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, क्लियर। तो जो चीज़ फिक्स हुई हो उसका डेरिवेटिव 0। तो हमेशा आपको यही करना है, हर एक पथ के अनुदिश x निकालेंगे, y निकालेंगे, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे। तो दो ही पथ थे, OB और BA, निकाल लिए। अब आ जाएंगे इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो अब ध्यान दें इंटीग्रेशन, हाँ भाई, तो ध्यान दें इंटीग्रेशन। अब ले लेता हूँ मैं इस इंटीग्रल को, माना I, तो I ले लेता हूँ इस इंटीग्रल को, तो ये हो जाएगा 0 to 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर, जेड क्या होता है, x प्लस आयोटा y, तो उसका स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी जेड क्या होता है, dx प्लस आयोटा dy, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। किस पथ के अनुदिश कर रहे थे,
बताओ किस पथ के अनुदिश कर रहे थे भाई, ओ बी ए, तो ओ बी ए के अनुदिश x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ये जो ओ बी ए पथ है दो भागों में या दो भागों से मिलकर बना है, ओ बी पथ बी ए पथ, तो ओ बी पथ, ठीक है, प्लस बी ए पथ, तो दो भागों से मिलके बना हुआ है, तो एक तो ओ बी पथ और एक डी ए, ठीक है। अब आप ओ बी को देखो कि जो ओ बी पथ है उसको देखें पहले आप। हाँ भाई, ओ बी की लिमिट्स पुट करो तो ओ बी पथ पे x का मान 0 से 1, तो आ जाएं इधर, ओ बी पे x का मान 0 से 1 आ गया, y तो 0 है तो y 0 हो गया, तो ये टर्म 0, ध्यान रहे y 0, उसकी वजह से ये टर्म 0, तो केवल x स्क्वायर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, तो डी वाई भी क्या है 0, तो डी वाई 0 हो गया, तो ओनली डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। तो ध्यान दे, दोबारा समझ लें, एक तो आयोटा वाई वाली टर्म खत्म हो चुकी है और एक आयोटा डी वाई वाली टर्म खत्म हो चुकी है। उसका सीधा सीधा लॉजिक है, वाई 0 था तो आयोटा वाई खत्म, डी वाई 0 था तो आयोटा डी वाई खत्म, तो केवल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब इसमें आ जाओ बी ए में y का मान है 0 से 1, तो y का मान 0 से 1 तक, x का मान 1, तो रखो इसमें, यहाँ x की जगह 1, तो 1 प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, dx प्लस आयोटा dy, देखो dx 0 है, ये रहा बी ए पथ, तो बी ए पथ पे dx 0 है, तो dx हो गया 0, तो केवल आयोटा dy, ये लो, तो ये इंटीग्रेशन आ गया। तो बी ए पथ के अनुदिश क्या हुआ, x का मान 1 था, x का मान 1 तो 1 रख दिया, तो 1 प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, dx, ये रहा dx 0 था, तो dx 0 हो गया, तो ओनली आयोटा dy, और y की लिमिट थी 0 से 1, तो y की लिमिट लग गई 0 से 1। और अब देख लें इससे आगे क्या होगा, तो ध्यान दे भाई, इससे आगे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और लिमिट लगेगी 0 से 1 प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, तो देखो ये आयोटा डी वाई है भाई पहले तो उस आयोटा को मैंने लिख दिया है बाहर, और अब ये जो 1 प्लस आयोटा वाई है तो इसका समाकलन क्या होगा, 1 प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब अपॉन 3, और साथ में आयोटा के गुणांक का भाग भी लगेगा। अरे 1 प्लस वाई टाइप का ही तो है, तो 1 प्लस वाई का वाई के सापेक्ष समाकलन 1 प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 3, और साथ में y का गुणांक था आयोटा, तो उसका भाग भी तो लगेगा, समाकलन कर रहे हैं, और लिमिट लग जाएगी वापस से, क्या लिमिट है 0 से 1। अब कर लो सोल्व, पहले यहाँ 1 रखेंगे तो 1/3, फिर 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस जो दूसरा वाला है, देखो आयोटा से आयोटा तो कैंसिल हो गया है भाई, तो उसकी तो दिक्कत है ही नहीं, आयोटा से आयोटा कैंसिल, यहाँ पहले 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, तो 1 रखोगे तो 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब बाई 3, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो y की जगह 0, तो ये 0 हो गया, तो 1 का क्यूब 1 अपॉन 3, तो यहीं लिख देता हूँ -1/3, ठीक है। तो ध्यान रहे क्या हुआ कि पहले जब मैंने 1 रखा तो 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और फिर जब 0 रखा तो ये 0 हुआ है, तो 1/3, तो 1/3, और अब ओवरऑल देखें तो इस प्लस के 1/3 से ये माइनस का 1/3 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 3, तो यह आंसर है, तो इसे नोट करें, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान दे भाई, अगला एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल 2 भी इसी के जैसा ही है, वो तो आप लोग देख लें एक बार, नहीं आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। एग्जाम्पल 3, ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान दें, तो 7.9.3
तो है सिद्ध करिए। तो क्या सिद्ध करिए भाई कि इंटीग्रेशन सी 1/z dz माइनस पाई आयोटा या पाई आयोटा, यदि सी 1 -1 से 1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्ध वृत्तीय चाप मोड z = 1 है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो अब एक चीज़ तो आप यहाँ पे ये समझ लें, अब जो पथ दिया गया है उसी पथ के अनुदिश समाकलन करूँगा। उसका कारण क्या है कि ये जो फंक्शन है ना 1/z, ये एनालिटिक नहीं है, विश्लेषिक फलन नहीं है। ठीक है। मोड z हुआ, z बार हुआ, ये देखे थे हमने, विश्लेषिक नहीं थे। ठीक है। तो 1/z एक विश्लेषिक फलन नहीं है। तो जो पथ दिया गया है उसी पथ के अनुदिश समाकलन करेंगे। तो कौन सा वक्र दिया गया है? मोड z = 1। तो देखें मोड z = 1, इसका मैं लिख रहा हूं प्राचलिक समीकरण। तो देखो ध्यान दो, यदि ये एक वृत्त को निरूपित करता है, मोड z = r, किसको निरूपित कर रहा है? बता रखा है। इसको ऐसे लिखो z - 0 = r। तो 0 तो केंद्र है और r त्रिज्या है। ठीक है। तो ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र 0 है, त्रिज्या r है। तो मोड z = r का मतलब है ऐसा वृत्त जिसका केंद्र तो है 0 और त्रिज्या है r। हमारे पास में है मोड z = 1। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है ऐसा वृत्त, ठीक है, कि ऐसा वृत्त जिसका केंद्र तो है 0 और जिसकी त्रिज्या है 1। ठीक है। लिमिट लगा दी -1 से +1, तो -1 से +1। ठीक है। ये हो गई लिमिट्स। एक बार तो बोला है वास्तविक अक्ष के ऊपर, तो ये रही वास्तविक अक्ष x अक्ष, इससे ऊपर तो ये ऊपर वाला भाग हो गया। -1 से +1 यूँ जाएंगे घूम के -1 से +1 की तरफ। और एक बार हो गया इससे नीचे, तो इससे नीचे मतलब इस वाले भाग की बात हो रही है, और वही -1 से +1, तो यूँ जाएंगे एक बार घूम के। ठीक है। तो ये दो पथ हो गए अलग अलग। तो इस पॉइंट को यदि मैं A, इसको B और इसको C नाम दूं और इसको D, तो एक बार तो वो बात कर रहा है CBA पथ की और एक बार CDA पथ की। ठीक है। और अब देखो इसका प्राचलिक समीकरण यदि मैं लिखूं तो मोड z = 1 है, तो ये एक वृत्त का समीकरण है। यदि मोड z = r हो तो हम लिखते हैं z = r e⁻θ। यदि मोड z -a = r हो तो हम लिखते हैं z - a = r e⁻θ। इस तरीके से। तो यदि मोड z = 1 है तो अभी तो z की जगह z ही है, तो z = r की जगह 1 है, तो 1 e⁻θ। इस तरीके से। ठीक है। तो z = 1 e⁻θ, इस तरीके से मानेंगे। तो ये हो गया प्राचलिक रूप कि z किसी थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। आइलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको। ठीक है। आइलर फॉर्म में भी ऐसे ही लिखते हैं। तो मोड z = 1 एक वृत्त का समीकरण है। तो संपूर्ण वृत्त पर थीटा का मान 0 से 2π तक परिवर्तित होगा। यही होगा भाई पूरे के पूरे वृत्त का। यदि मैं बात करूं पूरे के पूरे वृत्त पे, तो देखो 0 से वृत्त बनना स्टार्ट हुआ है, तो 0 से लेके पूरा का पूरा कहाँ तक है? 2π तक, कि पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 से 2π। हाँ, यदि यहाँ से स्टार्ट करें हम
इस जगह से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक आते आते पाई हो जाएगा एंगल, तो 0 से पाई, और फिर वापस पाई से 2 पाई। तो ध्यान दें यहाँ पे थीटा बराबर 0, यहाँ पे थीटा बराबर π/2 और यहाँ पे थीटा बराबर पाई, यहाँ पे होगा थीटा बराबर 3π/2 और वापस यहाँ आ जाओगे तो थीटा बराबर 2 पाई, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको प्राचलिक रूप में ही करेंगे। तो जो केस फर्स्ट है उसमें तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, माना यदि C1 - 1 से 1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप है, माना C वास्तविक, ध्यान दे भाई, माना C वास्तविक अक्ष के ऊपर अर्धवृत्तीय चाप है। ठीक है, माना C वास्तविक अक्ष के ऊपर अर्धवृत्तीय चाप है -1 से 1 तक। तो अतः इस स्थिति में, ध्यान दे भाई, इस स्थिति में बताओ थीटा क्या होगा इस स्थिति में। तो यदि ऊपर के चाप की बात करूं -1 से 1 तक, तो देखो थीटा कहां से कहां तक बदलेगा, -1 पे थीटा का मान है पाई और +1 पे थीटा का मान है 0। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इसको आई बोल देता हूं। तो आई बराबर ये जो इंटीग्रल है C 1/z dz, तो एक्चुअल में यहां पे जो C है वो C है CBA। तो ये वाले पद की बात हो रही है CBA पद की। z की जगह ये रख दो आप e पे पावर आयोटा थीटा, क्योंकि 1 से गुणा करने का तो कोई सेंस है नहीं, तो z की जगह रख दिया हमने e पे पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ध्यान रहे भाई, z बराबर रखा है e पे पावर आयोटा थीटा। अच्छा, यहीं से dz भी निकाल लो, तो dz क्या हो जाएगा भाई, करो इसका अवकलन, तो e पे पावर का e पे पावर, और अब पावर का करेंगे तो आयोटा थीटा का आयोटा d थीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो z का तो dz, e पे पावर का e पे पावर और फिर आयोटा d थीटा। तो यहाँ dz का मान भी रख देता हूँ, तो dz का मान आया है e पे पावर आयोटा थीटा इंटू आयोटा d थीटा। ठीक है, इस तरीके से। CBA पे लिमिट क्या लग रही है, देखो CBA की लिमिट CBA वो पाई से लेके 0 तक। ठीक है, तो थीटा का मान पाई से लेके 0 तक, तो थीटा का मान है पाई से लेके 0 तक। e पे पावर आयोटा थीटा से e पे पावर आयोटा थीटा कट गया, तो बचा आयोटा d थीटा। आयोटा तो कांस्टेंट है बाहर, d थीटा का समाकलन थीटा, लिमिट लग गई पाई से 0, पहले रखो आप 0 फिर रखो पाई, तो कुल मिला के -पाई आयोटा, और एक बार तो यही लाना था -पाई आयोटा। ठीक है, तो एक बार तो आंसर क्लियर है -पाई आयोटा। अब आ जाओ केस 2 पे। ठीक है भाई, तो अब ध्यान दें, ये ध्यान रख लेंगे आप। ठीक है, तो अब केस 2 पे आ जाओ। तो अब आ जाओ दूसरे वाले केस में, केस 2। माना इस केस में क्या कर रहे हैं, माना C वास्तविक अक्ष के नीचे -1 से 1 तक अर्ध वृत्तीय, तो -1 से 1 तक x अक्ष के नीचे या वास्तविक अक्ष के नीचे अर्धवृत्तीय चाप है। तो इस स्थिति में आई का मान क्या होगा, देखो। तो ये जो गिवन इंटीग्रल है, अब ध्यान दे भाई नीचे, अब इस चाप की बात हो रही है CDA की, जो वास्तविक अक्ष से नीचे है। तो जब वास्तविक अक्ष से नीचे होगा तो थीटा का मान वही पाई से लेके पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होगा 2 पाई तक। तो थीटा का मान पाई से लेके 2 पाई तक, वही z की जगह e पे पावर आयोटा थीटा। ठीक है, z का मान e पे पावर आयोटा थीटा, dz का मान e पे पावर आयोटा थीटा, साथ में आयोटा d थीटा। e पे पावर आयोटा थीटा से e पे पावर आयोटा थीटा कट गया, बचा आयोटा, वो बाहर आ गया, d थीटा का समाकलन थीटा पाई से 2 पाई। तो पहले रख दिया 2 पाई, फिर माइनस में पाई
तो 2 पाई में से पाई गया तो आ गया पाई आयोटा, और यही सिद्ध करना था। तो एक बार तो माइनस पाई आयोटा, एक बार प्लस पाई आयोटा। तो नोट करें, अब ध्यान दें इससे अगला एग्जाम्पल। तो क्या है अगला? तो अगला एग्जाम्पल है 7.9.5, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं अब। तो दो सिंपल एग्जाम्पल्स किए हैं अभी, ठीक है, दो अलग अलग केस में। तो अब ध्यान दें अगला एग्जाम्पल क्या है। तो यह है उदाहरण, ठीक है, 7.9.5। क्या है? z बराबर 0 से z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा तक समाकलन, और समाकलन दिया है c z बार dz का मान ज्ञात करें, जहां c निम्न प्रकार लिया है, जहां c निम्न प्रकार लिया गया है। किस तरीके से लिया गया है भाई? पहले तो प्राचलिक रूप में करना है आपको, वही z बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी, और जो दूसरा है वो है z बराबर 0 से z बराबर 2 आयोटा तक रेखा, और उसके बाद देख लेते हैं क्या है। z बराबर 2 आयोटा से z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा तक रेखा। तो इस तरीके से करना है दो अलग अलग केस में, ठीक है। तो करते हैं। तो देखो दोनों बार समाकलन का मान अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कारण है, फलन है z बार dz, और z बार अवकलनीय फलन नहीं होता तो विश्लेषिक भी नहीं होगा, बता रखा है आपको पहले। तो विश्लेषिक फलन नहीं है तो समाकलन अलग अलग आएगा, दोनों पतों से आप करोगे तो, ठीक है। तो देखो पहले तो ए केस में करता हूँ मैं। तो देखो चूंकि z बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई, है भाई, पता है सबको कि z बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई। तो z बराबर है टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी। तो करो इसकी तुलना। तो अतः ध्यान दे इधर, z बराबर होता है x प्लस आयोटा वाई, दिया हुआ क्या है z बराबर टी स्क्वायर प्लस आयोटा टी। तो इसका मतलब x का मान तो कितना हो गया, वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक से, तो x बराबर टी स्क्वायर, काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक से, तो आयोटा वाई आयोटा टी, तो y का मान हो गया t। dx निकाल लो, dx हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t dt, dy निकाल लो t का dt, आ गया dx dy। लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई? जब देखो इधर, जब z बराबर 0 तो x बराबर भी 0, y बराबर भी 0। क्यों? z बराबर 0 है तो 0 को लिखोगे क्या, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो z बराबर होता है x प्लस आयोटा y। जब 0 होगा तो 0 प्लस आयोटा 0, तो x भी 0 y भी 0, या मूल बिंदु, z बराबर 0 का मतलब है मूल बिंदु, तो x भी 0 होता है वहाँ पे, y भी 0। तब t बराबर, ठीक है, x भी 0 है y भी 0 है। तो देख लो यहाँ x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो t का मान भी 0, इधर से भी t का मान 0, तो उस टाइम t भी 0। और जब z बराबर, अगला क्या है, 4 प्लस 2 आयोटा। अब इसको समझना ढंग से, t का मान निकाल रहा हूँ मैं। जब z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा, तब x कितना होगा? तो z बराबर होता है x प्लस आयोटा y, तो x का मान तो है 4,
y का मान है 2। क्यों? क्योंकि z को क्या लिखते हैं हम, x प्लस आयोटा y। तो y का मान 2, x का मान 4। तो अतः x बराबर 4 है ना, तो 4 यहाँ रख दो, x की जगह 4, तो 4 बराबर टी स्क्वायर। y का मान 2 है तो 2 यहाँ रख दो, तो 2 बराबर टी। तो वर्गमूल लोगे तो t का मान आएगा प्लस माइनस 2। यहाँ तो वर्गमूल लोगे तो 4 है ना इसलिए, और इधर तो डायरेक्ट आ ही रहा है 2। तो फाइनली जो दोनों जगह कॉमन होगा वो ले लेंगे। तो t बराबर 2, t बराबर प्लस माइनस 2, तो t बराबर 2। तो इस तरीके से तो ये तो लिमिट निकाली है इंटीग्रेशन की कि जब जीरो था z, ध्यान दे भाई क्या बोल रहा हूँ, कि जब z 0 था तो z 0, तो इसका मतलब x भी 0 y भी 0 मूल बिंदु। तो x 0 रख दो यहाँ पे, कहाँ पे, ये रहा x की जगह 0, y की जगह 0, तो t अपने आप 0 ही आएगा। जब z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा, तो x प्लस आयोटा y, तो x की जगह 4 y की जगह 2, तो x की जगह 4 रखा है यहाँ, y की जगह 2 रखा है, तो 4 बराबर टी स्क्वायर, 2 बराबर टी स्क्वायर का वर्गमूल लोगे प्लस माइनस 2, तो t बराबर 2। तो दोनों जगह कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो इसलिए t बराबर 2। तो t की लिमिट्स हो गई 0 से लेके 2 तक, ठीक है, जो भी रेंज है उस रेंज के हिसाब से, कि ये था ना z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा तक, z बराबर 0 से। तो जब z 0 से 4 प्लस 2 आयोटा तक वेरी करेगा, उस टाइम t 0 से 2 तक वेरी करेगा, उस टाइम x 0 से 4 तक वेरी करेगा, उस टाइम y 0 से 2 तक वेरी करेगा, ठीक है। तो ये सबकी अलग अलग लिमिट्स निकाली है, ठीक है। तो ये लिमिट्स है। अब ध्यान दे, जो केस फर्स्ट है उसमें समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो ए केस में तो इसको बोल देता हूं मैं i। तो i बराबर है c z बार डी जेड। तो z होता है चूंकि x प्लस आयोटा y, तो z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y, है भाई। बार का मतलब यही होता है ना, संयुग्मी। तो z बार की जगह रख देता हूं x माइनस आयोटा y, डी जेड इसकी जगह हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। इसी तरीके से लिखेंगे। और जो भी वक्र है सी वो। तो पहले वाले केस में अब प्राचलिक रूप में कर रहा हूं, तो x का मान तो क्या है टी स्क्वायर, y का मान t। तो देखें इधर x का मान तो टी स्क्वायर रख दिया, y का मान t रख दिया, dx निकाल चुके हैं, dx 2t dt। तो dx की जगह 2t dt, आयोटा dy निकाल चुके हैं, dy भी dt, तो आयोटा dt, ठीक है। और t की लिमिट भी निकाल चुके हैं 0 से लेके 2 तक। तो t की लिमिट भी निकाल चुके हैं 0 से लेके 2 तक। करो इसको सोल्व। तो 0 से 2, देखो ये dt तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, इसको तो बाहर लिख देंगे। तो 2t का गुणा करो t स्क्वायर के साथ, तो 2t क्यूब, फिर 2t का गुणा करो इस t के साथ, तो माइनस का 2 आयोटा t स्क्वायर, फिर इस आयोटा का गुणा करो t स्क्वायर के साथ, तो प्लस में आयोटा t स्क्वायर, और फिर इस आयोटा का गुणा करो इस आयोटा के साथ, तो माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, और साथ में t। और ये dt मैंने कॉमन लेके लिख दिया बाहर, तो dt कॉमन लेके बाहर लिख दिया। 2t गुणा टी स्क्वायर, 2t क्यूब, 2t गुणा t माइनस 2t स्क्वायर आयोटा, फिर आयोटा का गुणा टी स्क्वायर के साथ, तो आयोटा टी स्क्वायर, फिर आयोटा का गुणा आयोटा टी के साथ, तो माइनस आयोटा स्क्वायर टी। अब आप देखें यदि कुल मिला के, तो जो वास्तविक हैं उनको अलग करो, एक साथ लिखो, कहने का मतलब है 2t क्यूब और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2t क्यूब प्लस t, इस तरीके से, ठीक है। जो काल्पनिक है आयोटा के गुणांक ये रहे दोनों, इन दोनों को देख लो, तो आयोटा टी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा टी स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से होगा, ठीक है भाई। यही आएगा ना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया t, और ये 2t क्यूब था ही, और ये आयोटा टी स्क्वायर में से -2 आयोटा टी स्क्वायर गया, तो माइनस आयोटा टी स्क्वायर बच गया है, ठीक है। अब कर लो इसका समाकलन, तो देखो कर देते हैं। तो अब जब इसका समाकलन करेंगे भाई,
तो देखो कैसे करेंगे, 0 से 2 लिमिट्स चल रही है, 2t क्यूब का, तो t क्यूब का हो जाएगा t पे पावर 4 अपॉन 4, t का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, लिमिट लग जाएगी 0 से 2। ठीक है, करो सोल्व। तो 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये नीचे आ गया 2, पहले 2 रखो तो 2 की घात 4 16, 0 रखो तो 0, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 2 रखोगे तो 2 की घात 2 4, 0 रखोगे तो 0, बटा में 2 चल ही रहा है। ठीक है, माइनस में आयोटा, पहले 2 रखोगे 2 का क्यूब 8, फिर 0 रखोगे तो 0, बटा में 3 चल ही रहा है। और अब जोड़ लो कितना हो गया टोटल, तो 16 बटा 2 8, 4 बटा 2 2, तो 8 और 2 10, तो 10 माइनस 8 बटा 3 आयोटा। तो यह आंसर आ गया केस फर्स्ट में। ठीक है, तो यहां तक नोट करें। तो ये पहले वाले केस में आंसर है प्राचलिक रूप में, समाकलन का मान ये आएगा वाले केस में। ठीक है, कि अब जो इससे अगला केस है उसमें क्या होगा, तो इसका रिजल्ट लिखा हुआ है अभी 10 माइनस 8 बटा 3 आयोटा। तो दूसरा केस देखें। अब पहले मैं ये पथ बना देता हूँ कि z बराबर 0 से z बराबर 2 आयोटा तक रेखा। तो देखो ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है, वास्तविक अक्ष काल्पनिक अक्ष। z बराबर 0, तो यहाँ मान लिया मैंने z बराबर 0, ठीक है, मूल बिंदु O। 2 आयोटा, तो ये ले लो आप 1 और ये लो 2 आयोटा, तो ये बिंदु हो गया 2 आयोटा, y अक्ष पे ही तो होगा। तो वैसे तो पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0,2, तो ये है 2 आयोटा, आयोटा मतलब y अक्ष, ठीक है, काल्पनिक अक्ष। तो z बराबर 0 से z बराबर 2 आयोटा तक रेखा, तो ये रेखा होगी z बराबर 0 से z बराबर 2 आयोटा तक रेखा, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं a, और ये मूल बिंदु है ही। और उसके बाद में z बराबर 2 आयोटा से z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा, तो अब ये 4 क्या है, x का मान है, तो इस तरीके से ले 1 2 3 4, ये मान लिया 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा कोई यहाँ कहीं 4,2, 4 प्लस 2 आयोटा है ना, तो 4,2, तो z बराबर 2 आयोटा से z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा तक रेखा, ठीक है, तो z बराबर 4 प्लस 2 आयोटा तक रेखा। तो ये पॉइंट था एक्चुअल में 2 आयोटा, और वो वाला था 4 प्लस 2 आयोटा, तो यह है 2 आयोटा, और ये पॉइंट है 4 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट, तो इसको बोलता हूं मैं P पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से, तो O A B ले लो, B, ठीक है, तो O A B, तो ये पथ है, इस पथ की बात हो रही है कि z बराबर 0 से 2 आयोटा, तो 0 से 2 आयोटा, और फिर 2 आयोटा से 4 प्लस 2 आयोटा, तो 2 आयोटा से 4 प्लस 2 आयोटा तक। तो इस पथ के अनुदिश समाकलन करना है, ठीक है। तो अब देखो जो B केस है उसमें है क्या, इस केस में जो अभिष्ट पथ है जो हमको चाहिए वो है OAB, ठीक है। तो पथ OA पर, तो अब पहले OA पर बात कर रहा हूं मैं, वही x y dx dy की। तो देखो OA पर आप देख सकते हैं OA पर x नहीं बदल रहा है, यहां भी x का मान 0 है, यहां भी x का मान 0 है, तो x है अचर कांस्टेंट, तो x बराबर 0, और जो राशि 0 या कांस्टेंट हो, यूँ समझे, यदि कोई राशि कांस्टेंट है, नहीं बदल रही है, x यहाँ भी 0 x यहाँ भी 0, तो x नहीं बदल रहा है, तो x का अवकलन 0, तो dx 0, और y बदल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक,
तो y बराबर 0 से 2। ठीक है। और यदि मैं दूसरे पथ की बात करूं, दूसरा पथ कौन है? ए बी। तो ध्यान दे, अब ए बी पथ की बात कर रहा हूं भाई। ए बी पथ पर देखो क्या है, ए से लेके बी तक y नहीं बदल रहा है। यहां भी y का मान 2, यहां भी y का मान 2, तो y नहीं बदल रहा है। x बदल रहा है 0 से 4। ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, y नहीं बदल रहा है, y बराबर 2 है, तो y का अवकलन 0 होगा। y बदल ही नहीं रहा, फिक्स है। x बदल रहा है 0 से 4 तक, x बदला है 0 से 4 तक। तो ये आ गई लिमिट्स सबकी। तो अतः दिया गया समाकलन, उसको I बोल देते हैं हम, या ऐसे निकाल लो डायरेक्ट, दिया गया समाकलन। ठीक है। दो पथ हैं इसमें, तो दिया गया समाकलन था z बार dz, वक्र C के अनुदिश। इसका मान निकालना था। तो देखो, जब इसका मान निकालेंगे तो दो भागों में टूट गया। C जो वक्र है वो एक तो OA वक्र हो गया, z बार का मान x माइनस आयोटा y dx प्लस आयोटा dy, और एक AB पथ हो गया, वही z बार का मान x माइनस आयोटा y dz का मान dx प्लस आयोटा dy। अब लगा लो अलग अलग लिमिट्स। तो ध्यान दे भाई, लिमिट्स कैसे लगेगी। पहले यदि मैं OA पे लगाऊं तो OA पे x भी 0 है, dx भी 0 है, तो x भी 0 है, dx भी 0 है, तो ये दोनों टर्म खत्म हो गई। तो y की लिमिट आ जाएगी 0 से 2। तो y की लिमिट आ जाएगी 0 से 2, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा y, क्योंकि x तो 0 हो गया, dx भी 0 हो गया, तो इनटू में आयोटा dy। तो ये मान आएगा OA पथ पे। अब आ जाओ आप AB पथ पर। तो देखो AB पथ पर, AB पथ पर क्या है भाई, y 2 है, dy 0 है, और x 0 से 4 है। तो x की तो आ गई लिमिट 0 से 4, y कितना है 2, तो यहाँ रख देंगे y कितना है 2, तो x माइनस 2 आयोटा। dx 0 नहीं है, dy 0 है, तो dy 0 हो गया, तो केवल और केवल dx। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जब हमने सोल्व किया तब मिला हमको। पहले वाला रिजल्ट ध्यान रखें, 10 माइनस 8/3 आयोटा, ये रिजल्ट नहीं आएगा आप। ठीक है, चेंज हो जाएगा क्योंकि फलन विश्लेषिक नहीं था। आप करो समाकलन। तो देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, उसका मान होगा -1, एक माइनस पहले से है तो +1। तो ध्यान रहे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, उसका मान -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो केवल y बचा। तो y का समाकलन कर लेंगे, y²/2 अंडर द लिमिट 0 to 2। x माइनस 2 आयोटा का समाकलन करो, तो x का समाकलन x²/2, और 2 आयोटा का x के सापेक्ष 2 आयोटा x। ध्यान रहे, 0 से 4 तक। तो 2 आयोटा का समाकलन 2 आयोटा x, 2 आयोटा कांस्टेंट है, तो 2 आयोटा x, 2 आयोटा बाहर जाएगा, एक बचेगा इसकी जगह, उस एक का x हो जाएगा, x का x²/2। लगाओ लिमिट, पहले 2 रखो तो 2 का वर्ग 4, 4/2 2, और 0 रखोगे तो 0, माइनस लोअर लिमिट। यहाँ 4 रखो, 4 का वर्ग 16, 16/2 8, 0 रखोगे तो 0, माइनस 2 आयोटा x, तो 4 रखोगे तो 4 दूनी 8 आयोटा, और 0 रखोगे तो 0, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 2 10, -8 आयोटा, तो ये आंसर आया। जबकि पहले क्या आया था, 10 माइनस 8/3 आयोटा, अब आया है 10 माइनस 8 आयोटा। तो अलग अलग आया, क्यों? क्योंकि फलन विश्लेषिक नहीं था, z बार विश्लेषिक नहीं होता, इसलिए। विश्लेषिक होता तो दोनों बार सेम आता मान। ठीक है, तो इस तरीके से तो नोट करें इसे, फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं। तो देखें क्या है 7।
तो 7 है, समझे पहले तो सत्यापन करना है। 7.9.7 ठीक है। यदि C एक व्रत, कौन सा व्रत, मोड Z -1 बराबर 2 हो तो फलन Z³ माइनस आयोटा Z² माइनस 5Z प्लस 2 आयोटा के लिए कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए। सत्यापन करें। पूछा हुआ है पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में सन 2001, 2010, 2012, जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2011 में। ठीक है, तो पहले तो आप ट्यूशन समझ ले क्या बोल रहा है। तो एक तो दे दिया आपको फंक्शन fz, तो ये फंक्शन दिया है fz, ठीक है, और एक दे दिया सर्कल या व्रत, ठीक है, मोड Z -1 बराबर 2। कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन करना है। कोशी समाकलन प्रमेय थी क्या भाई, कि किसी विश्लेषिक फलन का किसी बंद वक्र के अनुदिश समाकलन 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये फलन विश्लेषिक है क्या, है विश्लेषिक। देखो Z पे पावर 3, Z पे पावर 2, Z पे पावर 1 और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब Z पे पावर 0। तो आपको पता होना चाहिए Z पे पावर n विश्लेषिक फलन होता है। तो ये एक बहुपद है, Z3, Z2, Z पे पावर 1, Z पे पावर n टाइप का है, तो सर्वत्र विश्लेषिक, तो ये हमेशा विश्लेषिक है। ठीक है, ये व्रत है जिसका केंद्र 1 है और त्रिज्या 2 है। ठीक है, तो व्रत बंद वक्र होता ही है, तो विश्लेषिक फलन का बंद वक्र पर समाकलन क्या हो जाएगा, 0। यह है कोशी समाकलन प्रमेय का स्टेटमेंट। तो हमको इसमें यही करना है कि इस विश्लेषिक फलन का इस बंद वक्र या संवृत वक्र के अनुदिश समाकलन क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो इस फलन का इस वक्र के अनुदिश समाकलन करेंगे और वो क्या आ जाएगा, 0। तो सत्यापन हो जाएगा कोशी समाकलन प्रमेय का। तो करते हैं, देखो तो ध्यान दें प्रूफ में दिया गया वक्र या दिया गया व्रत। अब आपको पता होना चाहिए, व्रत एक सवाल कर चुके हैं, प्राचलिक रूप में करते हैं। तो दिया गया व्रत है मोड Z -1 बराबर 2। हाँ भाई, प्राचलिक रूप में कैसे लिखेंगे इसको, अभी भी बताया था, मोड Z -a बराबर R हो तो हम लिखते हैं Z -a बराबर R e पे पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो कुल मिला के मोड हटा के आपको e पे पावर आयोटा थीटा लिख देना है। तो इस रूप में मानते हैं हमेशा। तो Z आ जाएगा 1, ये -1 उधर जाके +1, तो 1 + 2 e पे पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अवकलन करो तो Z का dz, 1 का 0, 2 e पे पावर आयोटा थीटा का 2 e पे पावर आयोटा थीटा, और फिर आयोटा थीटा का आयोटा d थीटा। ठीक है, चूंकि C क्या है यहाँ पे, एक व्रत है, व्रत ही है ना भाई, तो अतः थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, 0 से 2π तक। यही होगा ना भाई कि C एक व्रत है तो थीटा का मान 0 से लेके 2π तक बदलेगा। तो अतः अब समाकलन करना है, तो अब माना I बराबर, तो I समाकलन किसके अनुदिश, C के अनुदिश, तो C के अनुदिश समाकलन। ठीक है, किसका समाकलन, जो फलन दिया है Z³ माइनस आयोटा Z² माइनस 5Z प्लस 2 आयोटा dz, इस तरीके से। तो बंद वक्र के अनुदिश समाकलन किसका, Z³ माइनस आयोटा Z² माइनस 5Z प्लस 2 आयोटा dz। तो यहाँ संवृत वक्र कौन है, व्रत C, तो C व्रत है। अब करते हैं, देखो सोल्व कैसे सोल्व करेंगे, Z की जगह वैल्यू पुट करो। तो ध्यान दे कैसे सोल्व करेंगे, इससे आगे I बराबर C व्रत है, तो व्रत में थीटा का मान 0 से 2π तक चलेगा। ठीक है, Z³, तो Z की जगह रख दिया 1 + 2 e पे पावर आयोटा थीटा का होल क्यूब, तो Z³
माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा, ध्यान दे कैलकुलेशन लंबी चलेगी इसलिए तसल्ली से। जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर की जगह 1 प्लस 2 ई पे पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 5z, तो माइनस 5z, जेड की जगह 1 प्लस 2 ई पे पावर आयोटा थीटा, तो ये जेड, तो माइनस 5z प्लस 2 आयोटा, तो प्लस में 2 आयोटा, और dz, dz की जगह है 2 आयोटा ई पे पावर आयोटा थीटा डी थीटा। देख लो यहाँ से dz 2 आयोटा ई पे पावर आयोटा थीटा डी थीटा, तो 2 आयोटा ई पे पावर आयोटा थीटा डी थीटा। तो हर एक जेड की जगह वैल्यू पुट करिए केवल 1 प्लस 2 ई पे पावर आयोटा थीटा, तो जितने भी जेड थे उन सब जेड की जगह वैल्यू पुट कर दी। और अब जो असल में कैलकुलेशन करनी है वो क्या करना है, सबके स्क्वायर्स और क्यूब खोलो। तो क्यूब कैसे खुलता है भाई, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो जब इसका क्यूब करोगे आप तो 2 का क्यूब तो 8, और ये हो जाएगा ई पे पावर 3 आयोटा थीटा हो जाएगा। अरे ई पे पावर का क्यूब करेंगे तो 3 आयोटा थीटा हो जाएगा ना भाई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, तो 3a स्क्वायर बी वाली टर्म है ये, ठीक है। फाइनल में आ चुके हैं, ए क्यूब प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब याद है आपको, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर, तो यहाँ से 4 मिलेगा, तो 4 3 12, तो b स्क्वायर मतलब ये 2 आयोटा थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हुआ है ना इसका, तो b स्क्वायर a 1 से मल्टीप्लाई हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a माइनस आयोटा, ऐसे रहने दो आयोटा को, स्क्वायर खोलो, तो स्क्वायर खोलोगे तो 1 वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ई पे पावर 2 आयोटा थीटा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 ई पे पावर आयोटा थीटा 2ab वाली टर्म, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब आ जाओ इससे अगली टर्म पे, इस पे, तो ये तो डायरेक्ट ही गुणा हो जाएगी, -5, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10 ई पे पावर आयोटा थीटा प्लस में 2 आयोटा, ठीक है। और इसके साथ में क्या है, 2 आयोटा ई पे पावर आयोटा थीटा डी थीटा, यही है। ठीक है, तो इसके साथ में है भाई ये टर्म, ध्यान रहे, तो इसी के इनटू में चल रही है 2 आयोटा ई पे पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ठीक है, इसी के साथ में। तो इस तरीके से ये क्यूब खुला, यहाँ स्क्वायर, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ, -5 -5 दूनी 10 ई पे पावर आयोटा थीटा, 2 आयोटा ऐसे कैसे, और साथ में ये जो टर्म थी वो नीचे लिख दी है मैंने, ठीक है, इनटू में ये डॉट करके, ठीक है, ये इसी के साथ में ही है, ठीक है, इसी के साथ में। तो अब ध्यान दे कुल मिला के हुआ क्या है, तो ये इंटीग्रेशन चल रहा था 0 से 2 पाई तक। तो देखो जिनकी पावर सेम है, ये ई पे पावर 3 आयोटा थीटा है, ऐसा और कहीं है क्या, नहीं है। एक चीज़ तो देखो पहले, ये जो लास्ट में 2 आयोटा दिख रहा है ना भाई, ये 2 आयोटा, ठीक है, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, तो 2 आयोटा को तो आगे ले लिया मैंने 0 से 2 पाई तक, ठीक है, 2 आयोटा को आगे ले लिया 0 से 2 पाई। अब देखो ई पे पावर 3 आयोटा थीटा और कहीं है क्या, इसमें नहीं है, तो ई पे पावर 3 आयोटा जब इस ई पे पावर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ई पे पावर 4 आयोटा थीटा, 3 और 1 4 हो गया ना, ये 2 आयोटा तो बाहर लिख ही लिया, तो ई पे पावर आयोटा थीटा और 3 आयोटा थीटा, तो टोटल मिला के 4 आयोटा थीटा, ठीक है। और देखो प्लस,
अब 2 आयोटा वाली टर्म्स की बात करते हैं। तो 2 आयोटा थीटा यहाँ पे है, इसका कोफिशिएंट है 12। 2 आयोटा थीटा यहाँ पे भी है, इसका कोफिशिएंट है -4 आयोटा। ठीक है, 2 जगह ही है। तो ये हो गया कुल मिला के 12 - 4 आयोटा। और ये क्या है, e पे पावर 2 आयोटा थीटा, e पे पावर 2 आयोटा थीटा। तो 2 आयोटा थीटा जब आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 आयोटा थीटा। ठीक है, 2 और 1 3। ठीक है, इसके साथ में 8 भी था। ठीक है, तो ध्यान दे भाई ये 8 भी है। और देखें और क्या है, अब e पे पावर आयोटा थीटा की बात करते हैं। ये e पे पावर आयोटा थीटा, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं अब। तो ये कहाँ पे है, ये रहा एक तो 6। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 6 e पे पावर आयोटा थीटा के साथ। e पे पावर आयोटा थीटा ये रहा, तो 4 और माइनस आयोटा, तो -4 आयोटा। और कहीं है क्या, e पे पावर आयोटा थीटा ये रहा, -10, तो -10। क्लियर। तो 6 -4 आयोटा थीटा ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, -4 आयोटा और -10। ठीक है, जो जो टर्म्स लेते जा रहे हैं, इस टर्म की बात कर चुके हैं हम, इन दोनों की बात कर चुके हैं। इसको ले लिया, इसको ले चुके हैं -4 आयोटा और इसको ले चुके हैं -10। ठीक है, तो ये सब e पे पावर आयोटा थीटा के गुणांक हैं, कोफिशिएंट हैं, वो वापस से e पे पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा e पे पावर 2 आयोटा थीटा। आयोटा थीटा और आयोटा थीटा। ठीक है, और अब बाकी जो कांस्टेंट बच गए, तो 1 बचा, 1 में से -5 गया तो बच गया -4, और उसके साथ में ये 2 आयोटा बच गया। तो ये कांस्टेंट्स बचे कि 1 -5 तो बच गया -4, 1 में से -5 गया तो, और ये 2 आयोटा बच गया। ठीक है, अब ये किससे गुणा होंगे, e पे पावर आयोटा थीटा पड़ा है बाहर, उससे गुणा होंगे। ठीक है, इस तरीके से। ये ठीक है, तो ये वैल्यू आई है। अब देखो आप, एक जनरल इंटीग्रेशन बता देता हूं मैं आपको। हर एक में आप यदि देखो ना, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ में e पे पावर टाइप की कुछ टर्म्स हैं कि यहाँ e पे पावर 4 आयोटा थीटा है, या 3 आयोटा थीटा है, या 2 आयोटा थीटा है, यहाँ केवल आयोटा थीटा है। तो हर बार कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, हर बार कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, और उसके साथ में e पे पावर है। तो जब भी हम समाकलन करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर चली जाएगी, केवल e पे पावर का समाकलन होगा। यहाँ भी e पे पावर का, यहाँ भी e पे पावर का, यहाँ भी e पे पावर का। तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर, e पे पावर का समाकलन। तो मैं e पे पावर का समाकलन करके ही देख लेता हूँ। तो कोई जनरल इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, तो इंटीग्रल लिमिट 0 से 2 पाई है, तो सेम लिमिट ली है मैंने 0 से 2 पाई। तो इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सिंस करके लिखा है, चूंकि करके आगे, तो चूंकि 0 से 2 पाई। और कोई जनरल इंटीग्रेशन ले रहा हूँ e पे पावर 2 मतलब, क्योंकि यहाँ 1 फिर 2 फिर 3 कोई 4, तो मैंने ले लिया k आयोटा थीटा। अब ये जो k है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो ये जनरल इंटीग्रेशन ले लिया d थीटा साथ में। इसको सोल्व कर लेता हूँ और फिर इसके हिसाब से इन सब की वैल्यू रख दूंगा। तो देखो इसको सोल्व कर रहा हूँ। हाँ भाई, e पे पावर का इंटीग्रेशन, e पे पावर और फिर पावर के कोफिशिएंट का भाग, ऐसे ही करते हैं। e पे पावर का इंटीग्रेशन, e पे पावर का समाकलन, e पे पावर, और जो भी पावर का गुणांक है तो थीटा के सापेक्ष किया है समाकलन, थीटा का गुणांक k आयोटा, तो k आयोटा का भाग दे दिया। लिमिट लगा दो 0 से 2 पाई। ठीक है भाई, 1/k आयोटा ले लिया मैंने बाहर, तो अंदर बच गया e पे पावर k आयोटा थीटा। तो k आयोटा थीटा, ध्यान रहे, आयलर प्रमेय से e पे पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ थीटा नहीं है, e पे पावर आयोटा k थीटा है। तो k थीटा क्या हो जाएगा, कोस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा, और लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई। ठीक है, तो k थीटा है, तो कोस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। और अब इसको खोल दो, इस लिमिट को,
मतलब लिमिट रख दो तो ये क्या आएगा खुल के एक्सप्रेशन। तो 2 पाई रखोगे तो कोस 2 पाई के थीटा की जगह आयोटा साइन 2 पाई के माइनस 0 रखो तो कोस 0 माइनस आयोटा साइन 0 इस तरीके से। और अब आपको पता होना चाहिए कोस 2 पाई के, तो कोस में जब भी 2 पाई आए 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे ही आएगा ना भाई। ये के की वैल्यू 1 हुई तो 2 पाई 2 हुई तो 4 पाई 3 हुई तो 6 पाई। तो कोस 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई सबके सब कितनी वैल्यू देते हैं 1। साइन में 2 पाई हो या पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो हमेशा 0। कोस 0 1 साइन 0 0 तो कुल मिला के 1 माइनस 1 0 तो कुल मिला के 0। तो आपने देखा कि जो e पे पावर k आयोटा थीटा है उसकी वैल्यू आ रही है 0, चाहे k का मान कुछ भी हो, चाहे k की जगह 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मतलब ही नहीं है k से, तो हमेशा ही क्या आ रहा है 0। बस एक कंडीशन को छोड़ के k का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यदि k 0 हो गया तो e पे पावर 0 हो जाएगा 1, और 1 का थीटा के सापेक्ष करोगे तो केवल थीटा, और थीटा की जगह 2 पाई रखोगे तो 2 पाई आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो k यदि 0 नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक केस केवल, k नॉट इक्वल्स टू 0, कि k 0 नहीं होना चाहिए बस। तो यदि k 0 नहीं है तो फिर चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो और चाहे 4 हो, हमेशा ये इंटीग्रल क्या देगा हमको 0। तो ये इंटीग्रल भी 0 है, ये इंटीग्रल भी 0 है, ये इंटीग्रल भी 0 है और ये इंटीग्रल भी 0 है। तो ओवरऑल यदि मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 0। और यही प्रूव करना था, ये कोशिश हो हम कि बंद वक्र के अनुदिश या समृत वक्र के अनुदिश विश्लेषिक फलन का समाकलन क्या हो जाया करता है 0। तो यहाँ से ये जनरल इंटीग्रल डिस्कस किया हमने। तो सबको अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया कि चाहे k की जगह 1 2 3 कुछ भी रखो, चाहे 1 रखो चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4, हमेशा 0 ही आ रहा है। ठीक है, बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हुआ तो फिर ये बचेगा ही नहीं ना, e पे पावर 0 1 हो जाता है। तो 1 का थीटा के सापेक्ष थीटा और 2 पाई रखते 2 पाई माना जाएगा। ठीक है, तो ये चारों इंटीग्रल 0 होंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब भी 0, इसका करेंगे तब भी 0, इसका करेंगे तब भी 0, इसका करेंगे तब भी 0, तो कुल मिला के 0। तो नीचे लिख लेंगे आप, अतः कौशी समाकलन प्रमेय सत्यापित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो नोट करें इसे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं आज 3-4, बाकी जो एग्जाम्पल्स है आप एक बार ट्राई कर लें, फिर हम कल की क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट्स होंगे। ठीक है, तो सिंपल से ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो पैटर्न सिखाया है आज उसका ध्यान रखें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल।